कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा राज्य है जो खुद में एक देश जितना बड़ा है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन एक अलग नजरिए से। इसे एक राज्य की तरह नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर के स्केल पर देखेंगे। ये जो नंबर दिख रहा है 19 करोड़ 99 लाख 12,341, इसे लगभग 20 करोड़ मान लेते हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये थी उत्तर प्रदेश की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारी आज की पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अच्छा, अब इस 20 करोड़ के आंकड़े को थोड़ा और समझते हैं। चलिए इसे दुनिया के नक्शे पर रखकर देखते हैं। साल 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ज्यादा थी। मतलब अगर यूपी कोई अलग देश होता ना, तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क होता। है ना कमाल की बात? बस यहीं से हमें उत्तर प्रदेश के असली स्केल का अंदाजा लगना शुरू होता है। तो ठीक है, आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, पर जमीनी हकीकत पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बात सिर्फ कुल आबादी की नहीं है। असल कहानी तो इसके घनत्व यानी डेंसिटी में छिपी है। 2011 में हर एक स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 828 लोग रह रहे थे। सोचिए जरा, मतलब ये कि ये इलाका कितना घना बसा हुआ है। और जाहिर है, जब इतने लोग एक जगह रहेंगे तो वहां के संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव तो पड़ेगा ही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 20 करोड़ लोग हैं कौन? चलिए अब इस विशाल आबादी की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये जो सवाल है कि आखिर ये 20 करोड़ की आबादी नज़दीक से दिखती कैसी है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। अब हम बड़े-बड़े आंकड़ों से थोड़ा हटकर उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट है, उसकी डाइवर्सिटी है, उसे समझेंगे। अगर हम धार्मिक संरचना की बात करें, तो 2011 की जनगणना बताती है कि लगभग 80% आबादी हिंदू थी और करीब-करीब 19% मुस्लिम। और बाकी जो छोटा सा हिस्सा बचा, उसमें सिख, ईसाई और दूसरे समुदाय के लोग थे। धर्म के साथ साथ जाति भी यहाँ की एक बड़ी सामाजिक सच्चाई है। अब देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये अनुमानित हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आधिकारिक तौर पर जाति जनगणना का डेटा पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन इन अनुमानों से एक मोटी-मोटी तस्वीर साफ हो जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और दलित समुदाय, जिन्हें हम एससीज भी कहते हैं, ये दोनों मिलकर आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। और अब बात करते हैं भाषा की। यहाँ भी जबरदस्त डाइवर्सिटी है। हाँ, ये सच है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हिंदी ही है। भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाएं भी लाखों लोगों की जुबान पर हैं, जो इस क्षेत्र की भाषाई विरासत को और भी ज्यादा रिच बनाती हैं। पर जानते हैं, डेटा हमेशा एक सीधी सपाट कहानी नहीं सुनाता। कभी-कभी इसमें कुछ ऐसी पहेलियां छिपी होती हैं जो हमारी आम समझ को भी चैलेंज कर देती हैं। 2011 की जनगणना का जब विश्लेषण हुआ, तो एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाली बात सामने आई। एक विरोधाभास। कुछ जगहों पर साक्षरता यानी लिटरेसी और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो के बीच एक नेगेटिव कोरिलेशन मिला। मतलब जहां पढ़ाई लिखाई ज्यादा, वहां लिंगानुपात कम। ये कैसे हो सकता है? और इस अजीब पहेली का सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध नगर जिला। 2011 में यहाँ के लिटरेसी रेट पूरे यूपी में सबसे ज्यादा थी, 80% से भी ऊपर। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसी जिले में सेक्स रेशियो सबसे कम था। हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 851 महिलाएं। सोच कर देखिए, सबसे पढ़ा लिखा जिला और लड़कियों की संख्या सबसे कम। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है कि नहीं? और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। एक तरफ गौतम बुद्ध नगर, तो दूसरी तरफ श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे जिले, जहां 2011 में साक्षरता दर 50% से भी नीचे थी। ये दिखाता है कि एक ही राज्य के अंदर विकास और शिक्षा के स्तर में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या उत्तर प्रदेश की कहानी बस इन्हीं नंबरों और डेमोग्राफिक्स में सिमट जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में इसकी कहानी तो इन आंकड़ों से कई ज्यादा गहरी और रंगीन है, जो इसके इतिहास और इसकी संस्कृति में बसी है। तो चलिए अब डेटा से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और राज्य के सांस्कृतिक खजाने की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है, द हेरिटेज आर्क। तो ये हेरिटेज आर्क आखिर है क्या? देखिए, ये यूपी सरकार का एक बहुत ही शानदार टूरिज्म प्रोजेक्ट है। एक टूरिस्ट सर्किट जो प्रदेश के 3 सबसे ऐतिहासिक शहरों को आपस में जोड़ता है। इसका सीधा सा मकसद है टूरिज्म को बढ़ावा देना और लोगों को यूपी की संस्कृति, इसके आर्किटेक्चर और इसकी स्पिरिचुअलिटी का एक शानदार अनुभव देना। और इस आर्क के 3 मेन पिलर्स, या कह लें 3 चमकते सितारे हैं। पहला है आगरा,
जहां मुगलों की बेमिसाल निशानी ताजमहल शान से खड़ा है। दूसरा है लखनऊ, नवाबों का शहर, अपनी तहजीब और अदा के लिए मशहूर। और तीसरा है वाराणसी, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक और भारत की आध्यात्मिकता का जीता जागता केंद्र। अच्छा, इतिहास और कल्चर की तो बात हो गई, पर क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक वाइल्ड साइड भी है, एक जंगली दिल भी है जो धड़कता है? तो चलिए अब इसकी प्राकृतिक दुनिया की सैर करते हैं। और इस सफर की शुरुआत करते हैं चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से। ये चंदौली जिले में है और 1957 में बनी थी, जो इसे राज्य की सबसे पुरानी सैंक्चुरी बनाता है। और अगर हम स्केल की बात कर ही रहे हैं तो हस्तिनापुर सैंक्चुरी का जिक्र तो बनता है। ये राज्य की सबसे बड़ी सैंक्चुरी है, 1986 में बनी थी और ये मेरठ, बिजनौर समेत कई जिलों में फैली हुई है। तो सबसे बड़ी देख ली, अब सबसे छोटी भी देख लेते हैं। यह है महावीर स्वामी सैंक्चुरी, ललितपुर जिले में। सिर्फ 5.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये राज्य की सबसे छोटी सैंक्चुरी है। पर यह सिर्फ घूमने फिरने की जगह ही नहीं है, यहाँ कंजर्वेशन यानी संरक्षण का भी बहुत जरूरी काम होता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नेशनल चंबल सैंक्चुरी। ये जगह गंभीर रूप से खतरे में पड़े घड़ियालों, रेड क्राउन रूफ टर्टल और गंगा नदी की डॉल्फिन जैसी कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए एक सेफ हेवन है, एक सुरक्षित घर। तो इन सब बातों के बाद हम एक बड़े सवाल पे आके खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा राज्य जो खुद एक देश के बराबर है, वो अपनी 20 करोड़ जनता की जरूरतों और अपनी बेशकीमती विरासत, चाहे वो ऐतिहासिक हो या प्राकृतिक, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी सवाल के जवाब में ही उत्तर प्रदेश का भविष्य छिपा है।